स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सर्वर साइड स्क्रिप्ट लिखना सीखेंगे, जिसमें हम जो टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे वो PHP है। बेसिकली आज का लेक्चर और जो नेक्स्ट लेक्चर है, इस लेक्चर में हम PHP लैंग्वेज का जो बेसिक सिंटैक्स है हम वो सीखेंगे। हम देखेंगे कि जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, अगर आप उन्हें जो है वो PHP में प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं तो उनका बेसिक जो सिंटैक्स है वो क्या होगा। इसके अलावा आज के लेक्चर के स्टार्ट में हम देखेंगे कि अगर आप PHP को अपनी मशीन पे यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपके पास कौन कौन से जो सॉफ्टवेयर हैं वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे आपको। इसी तरह से जो है एक ओवरव्यू के PHP बेसिकली है क्या और आप इसे जो है किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, इसके जो बेसिक रूल हैं PHP में प्रोग्राम लिखने के वो क्या हैं, हम ये देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि हम कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को PHP में कैसे यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास लिस्ट है आज के टॉपिक्स की। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर्स विच आर रिक्वायर्ड टू यूज़ PHP। अगर हम सर्वर बेस्ड स्क्रिप्टिंग लिखना चाह रहे हैं, इट मीन्स के हम ऐसा स्क्रिप्ट लिखना चाह रहे हैं जिसने सर्वर पे एग्जीक्यूट होना है, तो उसके लिए हमारे पास जो है मशीन के ऊपर एक वेब सर्वर इंस्टॉल होना लाजमी है। अगर हम PHP की बात करें तो जो PHP का एक नेचुरल कम्बिनेशन बनता है वो अपाची वेब सर्वर है। तो हमें जो है अपनी मशीन पे सबसे पहले अपाची वेब सर्वर इंस्टॉल करना है। इसके बाद हमारे पास जो है PHP को समझने के लिए जो इंटरप्रेटर है वो इंस्टॉल होना चाहिए, यानी हमने जो PHP लैंग्वेज है वो अपनी मशीन पे इंस्टॉल करनी है। इसके अलावा जब हम आने वाले लेक्चर्स में डेटाबेसेस के साथ काम करेंगे तो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो इंस्टॉल होना चाहिए मशीन पे। तो PHP के साथ काम करने के लिए जो एक मोस्ट सूटेबल डेटाबेस है वो MySQL है। इसका रीज़न क्या है हम आगे जाके देखेंगे। तो ये तीन बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हमारी मशीन पे इंस्टॉल होने चाहिए। फॉर्चुनेटली हमारे पास वैम्प सर्वर के नाम से एक फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है। अगर हम वैम्प सर्वर को इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारे पास ये तीनों सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो इंस्टॉल हो जाते हैं मशीन पे। अगर हम वैम्प के नाम को देखें तो इसमें जो W स्टैंड्स फॉर विंडोज़, A फॉर अपाची, M फॉर MySQL और P फॉर PHP। तो बेसिकली जो वैम्प सर्वर है जब हम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास अपाची वेब सर्वर भी इंस्टॉल हो जाता है, हमारे पास जो है MySQL भी इंस्टॉल हो जाता है और PHP भी इंस्टॉल हो जाती है। तो हमने जो है सबसे पहले अपनी मशीन पे वैम्प सर्वर इंस्टॉल करना है। अगर आप जो है वैम्प सर्वर डाउनलोड करना चाहें तो उसका वेब एड्रेस आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ से आप जो है वैम्प सर्वर डाउनलोड करें और अपनी मशीन पे इंस्टॉल कर लें। इसके बाद अगर हम बात करें एडिटर की, तो अभी तक हम जितना प्रोग्राम लिखा है हमने HTML का कोड देखा, हमने CSS और जावास्क्रिप्ट देखा। तो उन सबको लिखने के लिए हम नोटपैड जो है वो यूज़ कर रहे थे। तो जो नोटपैड है वो स्टिल जो है PHP लिखने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अब हम एक मॉडर्न टूल की तरफ बढ़ेंगे। एक मॉडर्न एडिटर जो है वो यूज़ करना सीखेंगे और देखेंगे वो किस तरह से हेल्पफुल होता है हमें वेब प्रोग्राम्स लिखने में। तो जो एडिटर हम यूज़ करेंगे वो मैक्रोमीडिया ड्रीमवीवर या एडोबे ड्रीमवीवर है। तो जो ड्रीमवीवर है ये बेसिकली हमें जो है
फैसिलिटेट करता है जब हम प्रियंथ लिखते हैं। इवन जो HTML कोड हमने अपने वेब पेज में लिखना होता है, इसके तमाम के जो हैं वो हमारे पास बटन बेस्ड मेन्यूज़ होते हैं। हम जस्ट क्लिक करते हैं और उसके बाद वो कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। आने वाली इस स्लाइड में हम देखते हैं कि ड्रीम वीवर जो है वो देखने में कैसा लगता है और हम उसके जो बेसिक यूजेज है वो भी देखेंगे। जब आप वैम सर्वर इंस्टॉल कर लेंगे और उसे आप रन करें तो अब ये देखना है कि वो वैम सर्वर जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए आप देखेंगे जब आप वैम स्टार्ट करते हैं तो जो टास्क बार है विंडोज़ की, बिल्कुल आप राइट बॉटम कॉर्नर पे आप देखेंगे कि एक W का जो है आइकन नज़र आएगा जो कि वैम का आइकन है। अगर वैम प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है और वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हैं तो ये रेड कलर का होता है, इसके बाद ऑरेंज होता है और उसके बाद जो है ग्रीन कलर में नज़र आएगा। तो अगर आपको ये आइकन जो है वो ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है तो इट मीन्स कि वैम सर्वर जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम वैम्प इंस्टॉल करते हैं लेकिन जो आइकन है वो ग्रीन नहीं होता, इट मीन्स के वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता। तो उसके कुछ रीज़न्स हैं और स्पेशली ये इशू जो है वो विंडोज़ 7 पे हम जब इंस्टॉल करते हैं वैम्प तो हमें अक्सर ये इशू नज़र आता है। तो इसके लिए समटाइम्स जो एक एरर आता है वो MSVC R100.dll इज़ मिसिंग। ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी रीडिस्ट्रीब्यूटेबल पैकेज है जो कि पहले इंस्टॉल होना चाहिए। हम पहले इस फाइल को इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद हम वैम सर्वर को इंस्टॉल करते हैं। तो इस वजह से ये इशू जो है वो ख़त्म हो जाता है और वैम्प जो है वो प्रॉपर्ली काम करता है। तो हमें ये फ़ाइल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ की जो फाइल है वो भी फ्रीली अवेलेबल है। आप इजीली जो है वो थ्रू इंटरनेट इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपनी मशीन पे इंस्टॉल कर लें। तो उसका जो भी लेटेस्ट वर्जन है हम वो इंस्टॉल कर लेंगे। इसके अलावा जो एक बड़ा कॉमन सा इशू होता है वैम्प के साथ, वो इस तरह से होता है कि अगर हमने अपने लोकल मशीन पे स्काइप इंस्टॉल किया हुआ है तो स्काइप और वैम्प सर्वर दोनों एक ही पोर्ट यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। अगर हमने पहले जो है वो स्काइप स्टार्ट कर लिया है और उसके बाद हम वैम्प को स्टार्ट करते हैं तो फिर वैम्प जो है वो प्रॉपर्ली जो है वो काम नहीं करता। तो एक ये भी कॉमन इशू है। तो हमें जो है वो वैम्प को पहले स्टार्ट करना है स्काइप से। तो आप जब इंस्टॉल करें वैम्प, तो अगर आप विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं तो आप सबसे पहले जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ जो है वो डाउनलोड करें और कुछ MBs की ये फ़ाइल है, आप इसे अपनी मशीन पे इंस्टॉल कर लें और इसके बाद आप वैम्प सर्वर जो है वो इंस्टॉल करें। अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि अगर हम वैम्प सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ कुछ पॉसिबल इश्यूज़ आ सकते हैं और उन्हें हमने कैसे रिज़ॉल्व करना है। अभी जैसा कि लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है अब नोट पैड के बजाय एक मॉडर्न एडिटर यूज़ करेंगे, जिसके लिए हमने ड्रीम वीवर जो है वो यूज़ करना है अपने जो आने वाले क्लासेस हैं उनमें। तो हम एक छोटा सा ओवरव्यू आप देखें। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जब आप ड्रीम वीवर स्टार्ट करेंगे तो ये उसकी होम स्क्रीन है। यहाँ पे आपके पास जो है वो चॉइस है कि आप किस लैंग्वेज की फ़ाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास एक कॉलम में क्रिएट न्यू और यहाँ पे लैंग्वेजेस की एक लिस्ट है। आप इसमें से PHP फॉर एग्जांपल आप क्लिक करते हैं या कोई भी जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इनमें से कोई भी फाइल जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। हमने फॉर एग्जांपल ये PHP स्टार्ट किया। अब हमारे पास ये मेन विंडो है जिसे हम प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करते हैं।
अगर आप देखें तो हमारे पास 3 व्यूज़ होते हैं काम अपने प्रोग्राम को देखने के। अगर आप ये लेफ़्ट टॉप कॉर्नर में देखें तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। अगर हम कोड व्यू पे देखते हैं तो हमारे पास जो है कोड आ जाता है जहाँ पे हम कोड को टाइप कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है वो डिज़ाइन व्यू होता है कि हम जो कोड लिख रहे हैं उसकी आउटपुट जो है वो देख सकते हैं। और डिज़ाइन व्यू में हमारे पास जो है जैसे मैंने पहले बताया कि जब हम HTML लिखना चाहते हैं तो HTML के टैग्स जो हैं वो मेन्यूज़ की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल हैं। हम जस्ट उन्हें ड्रैग करते हैं और स्क्रीन पे जो है वो हम ड्रॉप कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसका कोड जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता रहता है और हम कोड व्यू में जाके ख़ुद से कोड भी लिख सकते हैं और जो जनरेटेड कोड है उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर आप एक एग्जांपल लें, हम जो है एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं वेब पेज में, तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे टेबल का एक बटन बना हुआ है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो अब जो ड्रीमवीवर हमसे पूछ रहा है कि आपने जो टेबल क्रिएट करना है उसके कितने रोज़ एंड कॉलम्स हैं। आप देखेंगे इसमें 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स पहले से है। हमने ओके प्रेस किया। आप देखेंगे जो डिज़ाइन व्यू है इसमें हमारे पास एक टेबल जो है वो क्रिएट हो के आ गया। अगर आप इस विंडो के बॉटम में देखें तो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ की विंडो है। जो टैग हमने यूज़ किया है उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ जो है हमें यहाँ नज़र आ रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस टेबल को सेंटर लाइन करना चाह रहे हैं तो आप देखें हमारे पास यहाँ पे सेंटर की जो लाइन की प्रॉपर्टी है। आप जैसे इसमें सेंटर सेलेक्ट करें तो ये टेबल जो है वो सेंटर लाइन हो जाता है। इसी तरह से अगर आप इस सेंटर जो टेबल है इसका हाइट और विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, जस्ट आप इसे ड्रैग करके जो है इसे इसका साइज़ आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर हम इसी का कोड व्यू देखें तो आप देखेंगे जो एलिमेंट हमने डिज़ाइन व्यू में सेलेक्ट किया था वो कोड हाईलाइटेड होता है और इसका टेबल का HTML कोड है वो जनरेट हो के आ गया। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरे एलिमेंट्स हैं HTML के उनके भी जो है वो मेन्यूज़ हमारे पास अवेलेबल होते हैं। हम उसमें से अपनी मर्ज़ी का जो एलिमेंट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस टेबल को डिलीट करें और हम एक फॉर्म ऐड करना चाह रहे हैं, आप देखेंगे ये टास्क बार में हमारे पास जो बटन है फॉर्म्स का हमने इसे सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे हमारे पास जो टूल्स हैं इसमें बटन फॉर्म से रिलेटेड जो है वो टैग्स जो हैं वो बटन्स की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। आप बिल्कुल जो है लेफ़्ट पे देखें तो हमें जो है फॉर्म का टैग होगा। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक देखें स्क्रीन पे एक डॉटेड जो है वो बॉक्स सा नज़र आ रहा है। अगर आप इसके कोड में जाके देखें तो हमारे पास जो है वो फॉर्म का टैग जो है वो ऐड हो गया। इसी तरह से जो फॉर्म के एलिमेंट्स हैं वो भी हमारे पास इस लिस्ट में मौजूद हैं। हम जो एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हैं जस्ट हम उस पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाह रहे हैं तो आपने ये टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, जस्ट ओके प्रेस करें आप तो आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब कोड में जाके देखें तो आपके पास जो है वो इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम उसने खुद से रखा हुआ है, आईडी भी खुद से रखी हुई है। तो हम इस नेम और आईडी को अकॉर्डिंगली अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर लेंगे। तो इस तरह से हम आप देखें कि जो ड्रीमवीवर है वो हमें काफ़ी फैसिलिटेट करता है HTML कोड लिखने में। इसी तरह से हमें आप देखेंगे इसमें आपके पास लाइन नंबर्स आ रहे हैं। जब हम PHP का कोड लिखेंगे और कहीं पे हमें कोई एरर आता है तो वो लाइन नंबर मेंशन करता है। तो इसमें बड़ा इजी होता है हमारे लिए उसे ट्रैक करना। इसके अलावा जो PHP के बिल्ट इन फंक्शंस हैं हमें
जो जब हम टाइप करते हैं तो उसमें जो टाइपिंग मिस्टेक्स होती हैं वो भी हमें नज़र आ जाती हैं। तो इस तरह से जो ड्रीमवीवर है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है हमें कोड लिखने में। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो डिटेल में देखेंगे कि हम ड्रीमवीवर को कैसे यूज़ करते हैं। आइए हम अब अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक के लेक्चर में हमने देखा कि अगर हम PHP या सर्वर बेस्ड जो है स्क्रिप्ट लिखना चाह रहे हैं तो हमें सबसे पहले वैम्प सर्वर इंस्टॉल करना है। अगर हम विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं तो वैम्प सर्वर के जो इश्यूज़ हैं वो देखे हमने कि कुछ बेसिक इश्यूज़ आ सकते हैं कि वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, तो हम जो है उन्हें कैसे रिज़ॉल्व करेंगे। इसके बाद हमने एक जो है मॉडर्न एडिटर ड्रीमवीवर उसका एक ओवरव्यू देखा कि वो हम उसे उसका कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब हम PHP का स्टार्ट करते हैं। PHP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। जब 1995 में PHP स्टार्ट हुई तो उस टाइम पे हम इसे पर्सनल होम पेज टूल्स भी कहते थे, लेकिन बाद में इसका जो नेम है वो चेंज हो गया और ये हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। PHP बेसिकली हम यूज़ करते हैं डायनामिक वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए। जब हम डायनामिक की बात करते हैं तो बेसिकली जो ऐसे वेब पेजेस जिनके कंटेंट्स जो है वो यूज़र की इनपुट के मुताबिक चेंज हो रहे हैं। तो इसके लिए हम जब डेटाबेसेस को यूज़ करते हैं तो आपने अपने वेब पेज को लिंक करना होता है डेटाबेस के साथ, ताकि वहाँ से हम इंफॉर्मेशन रीड कर सकें, हम वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है इंसर्ट कर सकें और अकॉर्डिंगली जो है वो वेब के कंटेंट्स जो हैं वो रन टाइम के ऊपर क्रिएट हो रहे हों। तो इस तरह के डायनामिक वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए हम PHP को यूज़ करते हैं। अगर आप देखें कि एक सिंपल सी लॉगिन एप्लीकेशन देखें, आप फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक पे लॉगिन करते हैं तो आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो प्रोवाइड किया। अगर आप सक्सेसफुली लॉगिन कर गए हैं तो जो कंटेंट्स वेब पेज के नज़र आएंगे वो आपका जो है फेसबुक पेज है वो होगा। इसी तरह से अगर कोई और यूज़र जो है वो अपने ID और पासवर्ड से लॉगिन करता है तो जो कंटेंट्स उसे नज़र आएंगे वो उससे रिलेटेड होंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे जो वेब के कंटेंट्स हैं वो डायनेमिकली क्रिएट हो रहे हैं। इसी तरह से ये सारे के सारे जो कंटेंट्स होते हैं वो डेटाबेस में यूजुअली हम स्टोर करते हैं और वहाँ से रीड करके हम वेब पेज के ऊपर दिखाते हैं। तो डेटाबेस से जो कनेक्शन है वो प्रोवाइड करने के लिए हम कोई सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जिनमें से PHP एक है। PHP यूज़ करने का एक बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि PHP ओपन सोर्स होती है। इट मीन्स कि आप इसे डाउनलोड करें। जैसा कि हमने देखा हम वैम्प सर्वर फ्रीली डाउनलोड करते हैं, आपको कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। इवन जो PHP का कोड है वो आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं और उसे रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं सोर्स कोड को। तो एक बहुत कॉमन जो है रीज़न है PHP को यूज़ करने का कि हमें कोई किसी तरह की लाइसेंसिंग के इश्यूज़ जो है उनका सामना नहीं करना पड़ता अगर हम PHP को यूज़ कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट के लिए। इसी तरह से आप देखेंगे जब हम MySQL यूज़ करते हैं तो अगेन जो है वो फ्रीली अवेलेबल है। अपाची वेब सर्वर जो है वो भी हम फ्रीली अवेलेबल है। तो इस तरह से जो सारे के सारे टूल्स हैं वो फ्री हैं, जिसकी वजह से PHP का यूजेज जो है वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा है वेब डेवलपमेंट के लिए। PHP प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म को मद्देनज़र रखे हुए डेवलप नहीं की गई। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे PHP को यूज़ कर सकते हैं। PHP जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ऐसा नहीं है कि वो प्री कंपाइल्ड
कोड ही एग्जीक्यूट होते हैं। आपने PHP का कोड लिखा, अगर PHP का कोड जो है वो जब सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा तो उसमें कोई जो अगर एरर्स हैं तो वो हाईलाइट हो जाएंगे उस रन टाइम पे। अदरवाइज़ वो कोड जो है वो अपनी जो है आउटपुट वो आपको दिखा देगा। PHP जो है वो जो मेजर हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं वो सबके साथ कंपैटिबल है। आप अगर ओरेकल यूज़ करना चाह रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप PHP को यूज़ कर सकते हैं इन डेटाबेसेस के साथ भी। इसी तरह से ऑलमोस्ट कोई 25 कमोबेश डेटाबेसेस हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं PHP के साथ। तो अगेन जो मोस्ट पॉपुलर है वो MySQL है, जो कि एक मीडियम टू लार्ज स्केल वेबसाइट्स जो होती है उनके डाटा को बड़ी आसानी से मैनेज भी कर सकता है और हम इसे फ्रीली जो है वो यूज़ भी कर सकते हैं। जो PHP का कोडिंग स्टाइल है वो बेसिकली C और C++ पे बेस करता है। आप जब देखेंगे तो बहुत सारी आपको सिमिलैरिटीज़ नज़र आएंगी PHP में, और जो C और C++ का कोड आप अपने पहले बेसिक कोर्सेज़ में पढ़ चुके हैं तो उसमें बहुत सारी जो है आपको सिमिलैरिटीज़ नज़र आएंगी और बहुत सारे बेसिक डिफरेंसेस भी हैं डेफिनेटली। लेकिन जो स्ट्रक्चर है PHP कोड का वो बेस करता है C और C++ पे। फाइनली जो PHP है वो प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों टाइप्स की प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को सपोर्ट करता है। तो इस तरह से आप देखेंगे जो PHP है उसका जो बेसिक फंक्शन है वो आपको सर्वर पे जो डेटाबेसेस है उसके साथ लिंक प्रोवाइड करना और सर्वर साइड स्क्रिप्ट लिखना। तो हम जब डेटाबेस बेस्ड एप्लीकेशन लिखेंगे तो हम जो है वो हमें PHP की ज़रूरत पड़ती है। आइए अब हम देखते हैं कि जो PHP है वो किस टाइम पे हमें चाहिए होता है। जैसा कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जब हम सर्वर के ऊपर स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए होता है। हम एक ग्राफिकल जो एग्जांपल है उसमें देखते हैं। अब देखें कि यूज़र जो है उसने HTML का एक फॉर्म जो है वो उसे एक्सेस किया थ्रू ब्राउज़र। अब यूज़र जो है इस फॉर्म में रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और इस फॉर्म को सबमिट कर देते हैं। अब देखेंगे जो फॉर्म बनाने का कोड है वो हमें HTML प्रोवाइड करता है। इवन जो हमने सबमिट करना है यानी डाटा को सर्वर पे सेंड करना है इसकी फंक्शनैलिटी भी हमें HTML प्रोवाइड करती है। जब डाटा जो है वो सर्वर पे ट्रांसफ़र हो जाता है तो अब हमें इस डाटा को प्रोसेस करने के लिए कोई सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग टूल चाहिए, यानी जो इस डाटा को रिसीव कर सके और अकॉर्डिंगली इस डाटा को प्रोसेस कर सके। डाटा प्रोसेसिंग से मुराद ये है कि अगर वो डाटा जो है हमने डेटाबेस में स्टोर करना है तो वो स्टोर कर सके। अगर उस डाटा के अगेंस्ट हमें कोई डेटाबेस में से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है वो कर सके। इसी तरह से कोई डाटा मॉडिफाई करना है या कोई डाटा डिलीट करना है तो ये सारे फंक्शंस जो हैं परफॉर्म करने के लिए हमें सर्वर साइड स्क्रिप्ट चाहिए होता है। तो ये वो जगह है या वो पॉइंट है जहाँ पे PHP रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह से जो जब PHP का स्क्रिप्ट जो है वो सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है तो जो आउटपुट आती है वो दोबारा से हमें ब्राउज़र में सेंड की जाती है। अब आप देखेंगे जो सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है कोड उसे समझने के लिए PHP इंस्टॉल होना लाजमी है। तो सर्वर पे वो कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जो आउटपुट जनरेट होगी वो ब्राउज़र कंपैटिबल फॉर्मेट यूजुअली HTML में रिटर्न होती है
और जो ब्राउज़र है उसे उस इंफॉर्मेशन को रीड करता है और रीड करने के बाद वेब पेज पे डिस्प्ले कर देता है। तो इस तरह से आप देखेंगे जो PHP कोड की एग्जीक्यूशन है वो वेब सर्वर के ऊपर होगी और जो आउटपुट दोबारा से सेंड होगी ब्राउज़र में वो ब्राउज़र कंपैटिबल फॉर्मेट में होगी। तो इस तरह से जो क्लाइंट मशीन है उस पे ये इशू नहीं होता कि PHP इंस्टॉल्ड है या नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हम PHP का कोड लिखते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं कोड लिखने के लिए। यूजुअली जो मेथड है PHP कोड लिखने का वो ये होता है कि हम PHP को HTML के अंदर एम्बेड करते हैं। HTML का कोड लिखा हुआ है जहाँ पे हमें PHP का कोड चाहिए, हम एक PHP का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे PHP का कोड लिख लेते हैं। ये एक बेसिक टेक्निक है PHP का कोड लिखने के लिए। अब वो ब्लॉग कैसे स्टार्ट करते हैं हम कर सकते हैं, वो आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे। इसी तरह से जो सेकंड मेथड है वो हमारे पास ये है कि हम HTML को PHP कोड के अंदर एम्बेड कर लें। तो जो हमारे पास ये टेक्निक भी है कि हम कोड PHP का लिख रहे होते हैं लेकिन उसमें HTML के जो टैग्स हैं उन्हें भी एम्बेड कर लेते हैं। और फाइनली जो थर्ड मेथड है हमारे पास वो ये होता है कि हम एक स्टैंड अलोन PHP का कोड लिखते हैं और उसमें कोई जो है HTML इन्वॉल्व नहीं होती। तो जब हम सर्वर साइड स्क्रिप्ट लिखते हैं और तो कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि हमें जस्ट PHP का कोड ही लिखना पड़ता है। तो ये तीन ऑप्शंस हैं कि आप PHP को एम्बेड करें HTML के अंदर, या आप HTML को एम्बेड करें PHP के अंदर, या आप स्टैंड अलोन जो है वो PHP का कोड लिखें। आइए अब हम कुछ बेसिक रूल्स जो हैं PHP सिंटैक्स के वो देखते हैं। जैसा कि अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि अगर हम PHP का कोड जो है उसे एम्बेड कर रहे हैं HTML कोड के अंदर तो हमें PHP का एक ब्लॉक लिखना है। अगर हम PHP का जो है ब्लॉक लिखना चाह रहे हैं तो उसके स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग्स कुछ इस तरह से होंगे। एंगुलर ब्रैकेट है, क्वेश्चन मार्क और फिर PHP। ये एक PHP ब्लॉक को स्टार्ट करने का टैग है और जहाँ पे PHP ख़त्म होगा ब्लॉक हम क्वेश्चन मार्क और क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट जो है वो यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम एक PHP का ब्लॉक जो है वो HTML कोड के अंदर डिक्लेयर कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन भी है कि हम स्टार्टिंग जो टैग है उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं कि जस्ट हमने एंगुलर ब्रैकेट और क्वेश्चन मार्क लिखा लेकिन क्लोजिंग टैग वही है जो कि पहले वाले फॉर्मेट में था। तो ये मेथड भी यूज़ किया जा सकता है PHP का ब्लॉक डिक्लेयर करने के लिए। इसी तरह से जो है हम स्क्रिप्ट का टैग भी यूज़ कर सकते हैं, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू PHP, और इसके बाद हमने जो है PHP की इंस्ट्रक्शंस लिखी और उसके बाद स्क्रिप्ट के टैग को हमने क्लोज कर दिया है। तो ये कुछ कॉमन मेथड है PHP का कोड स्टार्ट करने के लिए। जो PHP की इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सेमीकोलन के साथ एंड होती हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जो PHP का कोड है वो स्ट्रक्चरली बेस करता है C और C++ पे। तो जैसे C और C++ में हम हर इंस्ट्रक्शन को सेमीकोलन के साथ एंड करते हैं, तो इसी तरह से PHP में भी हम हर इंस्ट्रक्शन को सेमीकोलन के साथ एंड करेंगे। अगर हम कमेंट्स ऐड करना चाह रहे हैं PHP कोड में तो हमारे पास $/ है सिंगल लाइन कमेंट के लिए और / और स्टेरिक, इसी तरह से स्टेरिक और / क्लोज करने के लिए। तो हम मल्टीपल लाइंस का जो कमेंट्स हैं वो इस तरह से ऐड कर सकते हैं अपने PHP कोड में। अब हम देखते हैं कि आपने PHP का कोड लिखने का क्या प्रोसीजर होगा।
सबसे पहले आप एक ब्लैंक फाइल ओपन करें नोटपैड, या जैसा कि मैंने बताया कि हम ड्रीमवीवर का यूज़ करेंगे, तो उसकी एक ब्लैंक फाइल आप ओपन करें। उसमें PHP का कोड लिखें। अगेन आप PHP कोड को HTML में एम्बेड कर सकते हैं, या प्योरली आप PHP का कोड भी लिख सकते हैं। और इस फाइल को आपने सेव करना है .php एक्सटेंशन के साथ। तो PHP फाइल जब आप सेव करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन जो है वो .php होती है। अब आपने जो फाइल्स क्रिएट की हैं एक वेब पेज की, तो जैसा कि हमने देखा है मल्टीपल फाइल्स होती हैं यूजुअली एक वेबसाइट के अंदर। हम उन तमाम फाइल्स को किसी एक डायरेक्टरी में सेव कर लेंगे, और उस डायरेक्टरी को आपने कॉपी करना है www की डायरेक्टरी है वहाँ पे। जब हम वैम्प इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो प्राइमरी ड्राइव होती है या सी ड्राइव होती है वहाँ पे जाके इंस्टॉल होता है, और वैम्प का एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाता है सी ड्राइव में। आप वैम्प के फ़ोल्डर के अंदर एक स्टेप जाएं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे फ़ोल्डर्स नज़र आएंगे। उनमें से एक जो है वो www का फ़ोल्डर होता है। आपने जो वेबसाइट क्रिएट की है और उसे एक डायरेक्टरी में आपने स्टोर किया है, आप वो पूरी डायरेक्टरी जो है वो www के डायरेक्टरी में जो है आप सेव कर लेंगे। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगेन आप दोबारा देख लें कि आपने कोड लिखा, उसे .php के साथ आपने सेव कर लिया। अब आपने उस वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी आपके पास फाइल्स हैं उन्हें एक डायरेक्टरी में आपने स्टोर किया, और उस डायरेक्टरी को आपने कॉपी कर लिया www की डायरेक्टरी में। उसकी लोकेशन आप अगेन देखें, सी ड्राइव में वैम्प का फ़ोल्डर होगा, और वैम्प के फ़ोल्डर में जो है www का फ़ोल्डर होगा। तो आपने अपनी वेबसाइट को वहाँ पे कॉपी करना है। तो ये एक पहला स्टेप होगा कोड को लिखने के बाद। अब आते हैं कि अगर हमने कोड को एग्जीक्यूट करना है तो आप इसके लिए सबसे पहले वैम्प सर्वर स्टार्ट करेंगे। अगेन जैसे मैंने पहले बताया कि अगर वैम्प सर्वर का जो आइकन है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, इट मीन्स के वैम्प सर्वर की तमाम सर्विसेज प्रॉपरली काम कर रही हैं। अब आप लोकल होस्ट पे जाएंगे। उसका तरीका ये है कि आप ब्राउज़र ओपन करें और ब्राउज़र में जो एड्रेस बार है वहाँ पे लोकल होस्ट टाइप करें, तो आप जो है वो वैम्प सर्वर के होम पेज पे चले जाएंगे। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप जो वैम्प सर्वर का आइकन नज़र आ रहा है आपको लेफ़्ट बॉटम जो टास्क बार है वहाँ पे, तो आप वहाँ से लोकल होस्ट पे क्लिक करें तो आप जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे वैम्प सर्वर के होम पेज पे। तो जब आप वैम्प सर्वर के होम पेज पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे लिस्ट नज़र आएगी उन प्रोजेक्ट्स की जो कि आपने क्रिएट किए हैं। यानी www की डायरेक्टरी में आपने जितने भी वेबसाइट्स क्रिएट की हुई हैं उन तमाम के फ़ोल्डर के नेम्स जो हैं वो आपको एक लिस्ट में नज़र आ रहे होंगे। तो आपने जिस भी वेबसाइट को एग्जीक्यूट करना है आप उस पर क्लिक करें, और जो है उसमें से जिस फाइल को भी आपने एग्जीक्यूट करना है उसे सिलेक्ट करें, तो उसकी आउटपुट जो है आपको वेब ब्राउज़र में नज़र आना शुरू हो जाएगी। आप देखें कि जब आप होम पेज से प्रोजेक्ट को क्लिक सेलेक्ट करते हैं कि किस वेबसाइट ने एग्जीक्यूट होना है, तो जो है आपके पास एक लिस्ट आ जाती है कि उसमें कितने वेब पेजेस हैं। लेकिन अगर आपने अपनी वेबसाइट में एक पेज बनाया हो index.php के नाम से, तो जैसे ही आप उस वेब साइट के फ़ोल्डर को सिलेक्ट करेंगे वैम्प सर्वर के होम पेज से, तो ऑटोमेटिकली जो है वो index.php का जो पेज है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम समराइज़ करें कोड को लिखने और एग्जीक्यूट करने के प्रोसेस को, तो आप
जितनी भी फाइल्स हैं वेबसाइट की, आप उन्हें एक फ़ोल्डर में कॉपी करेंगे और उस फोल्डर को आपने कॉपी कर देना है www की डायरेक्टरी में, जो कि सी ड्राइव में वैम के फोल्डर के अंदर होगी। अब आप वैम सर्वर को स्टार्ट करेंगे और लोकल होस्ट पे जाएंगे। वहाँ से आपके पास लिस्ट होगी तमाम वेबसाइट्स की, आपने उसमें से अपनी स्पेसिफिक वेबसाइट को सिलेक्ट करना है। तो अगर उसमें index.php का पेज है तो वो खुद से एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना आपके पास वो लिस्ट आ जाएगी कि उसमें कितने पेजेस हैं। तो आप उसमें से अपनी मर्जी का रिक्वायर्ड पेज है उसे उस पर क्लिक करें, तो वो पेज जो है उसकी आउटपुट हमें ब्राउज़र में नज़र आएगी। अभी तक के लेक्चर में हमने देखा कि हमें कौन से सॉफ्टवेयर्स चाहिए, फिर हमने कुछ बेसिक ओवरव्यू लिया PHP का कि PHP किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम PHP का कोड लिखते हैं तो हम उसे कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आइए अब हम जो पहला इंस्ट्रक्शन है PHP की उसे पढ़ते हैं कि अगर हम कोई आउटपुट लिखना चाह रहे हैं ब्राउज़र पे तो उसका कौन सा जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो PHP में हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रक्शन है वो एको की इंस्ट्रक्शन है। एको की इंस्ट्रक्शन जो है वो वेब ब्राउज़र पे आउटपुट लिखने के लिए यूज़ होती है। एको की इंस्ट्रक्शन को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, एको और उसके बाद पैरेंथेसिस, और उसके बाद हमने अगर कोई मैसेज डिस्प्ले करना है तो हम कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे, और अगर हमने जो है किसी वेरिएबल की वैल्यू को लिखना है तो बग़ैर कोटेशन मार्क्स के। तो आप देखें ऑलमोस्ट वही रूल है जो कि C या C++ में होता है। PHP आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आप चाहें तो पैरेंथेसिस को यूज़ करें और चाहे तो आप विदाउट पैरेंथेसिस भी एको की कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस एग्जांपल में देखें कि हमने वही मैसेज जो है वेलकम टू PHP का मैसेज दिखाया है और इस दफ़ा हमने पैरेंथेसिस को यूज़ नहीं किया। PHP में जो है वो प्रिंट की कमांड भी होती है और इसका भी वही पर्पज़ है कि आपने ब्राउज़र पे आउटपुट लिखनी है तो उसके लिए आप प्रिंट की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट की कमांड का सिंटेक्स भी ऑलमोस्ट एको की कमांड वाला ही है कि आप प्रिंट का कीवर्ड यूज़ करेंगे और उसके बाद आपने अगर मैसेज लिखना है वेबसाइट पे तो आप कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे। अगेन आप प्रिंट की कमांड को भी विदाउट पैरेंथेसिस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे इको का कमांड और प्रिंट का कमांड दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट हैं। आप किसी कमांड को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिसे प्रेफर किया जाता है वो इको का कमांड है क्योंकि इसकी एग्जीक्यूशन कंपैरेटिवली फ़ास्ट होती है। जिसका एक रीज़न ये है कि जो प्रिंट की कमांड है वो कोई वैल्यू रिटर्न करती है, जबकि इको का कमांड जो है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। इसी तरह से PHP जो है वो printf की कमांड भी यूज़ करती है आउटपुट के लिए। तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें यूज़ करते हुए हम ब्राउज़र पे जो है वो आउटपुट दिखा सकते हैं। हमने कुछ बेसिक जो है रूल्स वो पढ़ लिए हैं PHP का कोड लिखने के लिए। तो आइए हम फर्स्ट PHP प्रोग्राम लिखते हैं। आप स्क्रीन में देखेंगे हमने ड्रीमवीवर को यूज़ करते हुए जो है कोड लिखा है। अगर आप कोड में देखें तो बॉडी के टैग के अंदर हमने PHP का एक ब्लॉक स्टार्ट किया, तो उसके लिए ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क और PHP। तो ये टैग है PHP का ब्लॉक स्टार्ट करने के लिए। इस ब्लॉक के अंदर हमने जस्ट एक मैसेज लिखा है इको वेलकम टू PHP। आप देखेंगे कोटेशन मार्क्स के अंदर हमने लिखा और विदाउट पैरेंथेसिस हमने इको का जो इंस्ट्रक्शन है उसे यूज़ किया। उसके बाद हमने PHP ब्लॉक को ख़त्म कर दिया और उसके बाद जो बॉडी और HTML का टैग हैं उन्हें भी क्लोज़ कर दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे इसकी जो एग्जांपल की आउटपुट है वो जस्ट एक मैसेज है वेलकम टू PHP, और ये मैसेज जो हमने राइट करवाया है ब्राउज़र के अंदर तो वो हमने PHP का कोड यूज़ करते हुए ये लिखा है। अगर आप ब्राउज़र में इसकी आउटपुट देखें तो आपके पास जो है वो एक मैसेज नज़र आएगा वेलकम टू PHP, और ये आउटपुट जो है
वो PHP कोड से हमने जो है वो जनरेट करवाई है। प्रीवियस स्लाइड पे हमने देखा कि हमने एक सिंपल PHP का प्रोग्राम लिखा है जो कि स्क्रीन के ऊपर वेलकम मैसेज डिस्प्ले कर रहा है। ये प्रोग्राम लिखने के लिए हमने PHP को एम्बेड किया था HTML कोड के अंदर, यानी बॉडी का टैग जो है वो स्ट्रक्चर सारा HTML का था। उस कोड में हमने PHP का एक ब्लॉग एम्बेड किया। जैसा कि लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि हम जो है HTML को PHP के अंदर एम्बेड भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये हम कैसे कर सकते हैं। इको का जो कमांड है हमने देखा कि वो ब्राउज़र के ऊपर आउटपुट लिखने के लिए यूज़ होता है। इको का कमांड या प्रिंट का कमांड जो है वो ना सिर्फ प्लेन टेक्स्ट और वेरिएबल्स को लिखता है, बल्कि अगर हम इको के कमांड में HTML के जो टैग्स हैं वो लिखना चाहें तो हम डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिख सकते हैं, और जब वो ब्राउज़र उन्हें डिस्प्ले करेगा तो वो उन इंस्ट्रक्शंस को HTML टैग्स के तौर पे लेगा। जैसे आप इस एग्जांपल में देखें कि हमने इको का कमांड यूज़ किया है और उसके बाद डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर हमने HTML का टैग H1 यूज़ किया, और उसके बाद जो है हमने जब मैसेज लिख लिया तो हमने HTML टैग को क्लोज़ किया, क्लोजिंग टैग लिखा, और ये दोनों जो टैग्स हैं वो कोटेशन मार्क्स के अंदर हैं। तो आप देखें कि हम जब भी HTML का कोड लिखेंगे PHP में तो हमने उन्हें कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना है, और उसके बाद जो है हमने सेमीकोलन क्लोज कर दिया। इसमें एक और पॉइंट आप देखिएगा कि अगर हम HTML का कोड लिख रहे हैं तो उससे पहले हमने इको या प्रिंट का कमांड लाजमी लिखना है, क्योंकि प्रिंट का कमांड ही ब्राउज़र को बताएगा कि आपने ये आउटपुट दिखानी है। तो जब जो आउटपुट दिखानी है उसमें जब HTML का टैग होगा तो वो टैग जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जस्ट टैग लिखने से उसका इफ़ेक्ट जो है वो वेब ब्राउज़र पे नज़र नहीं आएगा। PHP कोटेशन मार्क्स के यूजेज में फ्लेक्सिबिलिटी हमें प्रोवाइड करती है कि हम चाहें तो सिंगल कोटेशन मार्क्स को यूज़ करें और चाहें तो हम डबल कोटेशन मार्क्स को यूज़ करें। तो दोनों जो कोटेशन मार्क्स हैं वो इंटरचेंजेबली जो है वो यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जब हम कोटेशन मार्क्स को यूज़ करेंगे तो हमें बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है कि जो कोटेशन मार्क्स के पेयर्स हैं वो क्लियरली रिकग्नाइजेबल हों PHP पार्सर के लिए कि ये जो पेयर है यहाँ से इसका ओपनिंग कोटेशन मार्क ये है और क्लोजिंग ये है। आप एक एग्जांपल लें, आप देखेंगे इस एग्जांपल में हमने इको का कमांड यूज़ किया है, और इको के कमांड के अंदर हमने जो है H1 का टैग यूज़ किया हुआ है, और H1 के टैग में हमने स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ किया और कलर हमने रेड सेट किया है। अब आप देखेंगे जब हमने स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ किया तो उसके लिए भी हमें कोटेशन मार्क्स चाहिए थे। जब इंटरप्रेटर या पार्सर रीड करेगा इस कोड को तो उसे H1 से टैग से पहले कोटेशन मार्क्स नज़र आएंगे, और इसी तरह स्टाइल के टैग के स्टार्ट पे उसे कोटेशन मार्क्स नज़र आएंगे। तो वो इन दोनों मार्क्स को जो है वो एक पेयर के तौर पे लेगा, और उसके बाद जो बाकी दूसरा पेयर है कोटेशन मार्क्स का उसे अलग कंसिडर करेगा। तो आप देखेंगे जब फर्स्ट पेयर उसने रीड किया तो उसके बाद का जो पार्ट है वो HTML कोड है और वो कोटेशन मार्क्स के अंदर होना चाहिए। तो उसे वो रीडिंग के दौरान में कोटेशन मार्क्स से के बगैर रीड करेगा और आपको जो है वो एरर मैसेज नज़र आएगा। इस तरह का जब प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम उसे सिंगल कोटेशन मार्क्स और डबल कोटेशन मार्क्स दोनों के कम्बिनेशन से हम जो है ओवरकम कर सकते हैं। जैसे आप इसी एग्जांपल को लें, इसमें आप देखिए कि हमने जो H1 टैग है उसके लिए डबल कोटेशन मार्क्स यूज़ किए, और जो स्टाइल का एट्रीब्यूट था उसके लिए हमने सिंगल कोटेशन मार्क्स जो हैं वो यूज़ किए।
तो इस तरह से जो पार्सर है वो बड़े इजीली रीड करेगा कि जो स्टार्टिंग कोटेशन मार्क्स हैं वो और क्लोजिंग कोटेशन मार्क्स कहाँ हैं। इसी तरह से जो सिंगल कोटेशन मार्क्स हैं वो उसे एक पेयर के तौर पे रीड करेगा, तो जो आपको आउटपुट है वो प्रॉपर वे में नज़र आएगी। इसी कोड को लिखने के लिए हमारे पास एक ज़्यादा बेहतर जो ऑप्शन है वो एस्केप करैक्टर का यूसेज है। हम जो है बैकस्लैश सिंबल यूज़ करते हैं एस्केप करैक्टर के तौर पे। तो बैकस्लैश सिंबल के बाद अगर हम कोटेशन मार्क्स लिखते हैं तो उसे वो अलग कंसिडर करेगा। जैसा आप इस एग्जांपल में देखें कि जो स्टाइल का टैग है उसमें जो डबल कोटेशन मार्क्स हमने यूज़ किए हैं उससे पहले हमने जो है बैकस्लैश का जो एस्केप करैक्टर है उसे यूज़ किया। तो इस तरह से जो पार्सर है वो रिकग्नाइज कर लेगा कि कौन से कोटेशन मार्क्स मिलके एक पेयर बनाते हैं। आप इस एग्जांपल में देखें कि हमने इन तीनों टेक्निक्स को यूज़ किया है। आप बॉडी के टैग में देखेंगे PHP का ब्लॉक स्टार्ट हुआ है और इस PHP के ब्लॉक में हमने एक वेलकम टू PHP का मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले किया है और इसके लिए हमने H1 का टैग यूज़ किया है। इस लाइन के बिल्कुल नीचे आप देखें कि हमने एक और इको का कमांड यूज़ किया और इसमें हमने स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ किया है कलर सेट करने के लिए, और हमने ब्लू कलर जो है वो सेट किया है हेडिंग के लिए। लेकिन हमने जो सिंगल कोटेशन मार्क्स हैं वो यूज़ किए हैं ताकि जो पार्सर है उसे प्रॉपर वे में रीड कर सके। इसी तरह से जो थर्ड इको का कमांड है इसमें हमने एस्केप करैक्टर जो है वो यूज़ किया है बैकस्लैश का। और अगर आप इस प्रोग्राम की आउटपुट देखें तो आपको 3 हेडिंग्स नज़र आ रही हैं और तीनों आपको वेलकम टू PHP का मैसेज डिस्प्ले कर रही हैं और तीनों डिफरेंट कलर्स में है। तो पहला जो हमें नज़र आ रहा है मैसेज वो देखें आप, एक डिफ़ॉल्ट H1 टैग के स्टाइल में है। जो सेकंड वन है वो उसमें हमने कलर जो है वो ब्लू सेट किया था तो वो ब्लू कलर में नज़र आ रही है, और इसी तरह से जो थर्ड मैसेज है वो रेड कलर में नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम कोटेशन मार्क्स को जो है वो हमें केयरफुली यूज़ करना है और हम सिंगल और डबल कोटेशन मार्क्स को अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हम कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करते हैं PHP में। कांस्टेंट बेसिकली एक मेमोरी लोकेशन का नेम होता है। हम इस नेम को यूज़ करके उस मेमोरी लोकेशन में डाटा स्टोर करवा सकते हैं, और इसकी ख़ास बात ये होती है कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान वो वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर हम PHP में कोई कांस्टेंट जो है वो डिक्लेयर करना चाह रहे हैं तो उसका जो फर्स्ट करैक्टर है वो मस्ट जो है वो एक लेटर होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। मतलब हम करैक्टर जो कांस्टेंट का नेम है उसके स्टार्ट में कोई डिजिट या कोई स्पेशल करैक्टर जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। कांस्टेंट्स जो होते हैं उनके नेम केस सेंसिटिव होते हैं, और यूजली हम जो कांस्टेंट नेम है वो ऑल कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। ये कोई मस्ट कंडीशन नहीं है, लेकिन एक कन्वेंशन है कि आप जो कांस्टेंट्स डिक्लेयर कर रहे हैं उन्हें आप ऑल कैपिटल में लिखें। एक कांस्टेंट वैल्यू डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास डिफ़ाइन का फंक्शन है PHP के अंदर। हम डिफ़ाइन के फंक्शन को यूज़ करके कांस्टेंट्स जो हैं वो डिक्लेयर करते हैं। आइए इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि हम कांस्टेंट्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं और फिर अपने प्रोग्राम के अंदर उन वैल्यूज़ को कैसे यूज़ करते हैं। आप देखेंगे इस प्रोग्राम में बॉडी के टैग के जस्ट नीचे हमने PHP का ब्लॉक स्टार्ट किया है, और इसकी जो फर्स्ट लाइन है उस पर हमने एक कांस्टेंट जो है वो डिक्लेयर किया है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि कांस्टेंट जो है वो डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास डिफ़ाइन का फंक्शन है। उसके 2 एट्रीब्यूट्स हैं। जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है इसमें हम कोटेशन मार्क्स के अंदर फंक्शन नेम लिखते हैं, सॉरी कांस्टेंट नेम लिखते हैं। जैसा कि इस एग्जांपल में देखिए हमने फैब गेम नाम का एक जो कांस्टेंट है वो डिक्लेयर किया।
अगेन मैंने बताया आपको कि कन्वेंशन है कि आप कॉन्स्टेंट्स का नेम जो है ऑल कैपिटल लेटर्स में लिखें। इसके बाद हमने कॉमा लिखा और फिर हमने इस कांस्टेंट को जो वैल्यू असाइन करनी है वो वैल्यू असाइन की। तो अगेन आप देखें ये स्ट्रिंग टाइप का हमने वैल्यू असाइन की है, तो हमने डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर क्रिकेट लिखा जो कि असाइन हो जाएगा फेव गेम को। इसके बाद आप देखेंगे हमने इस कोड में इको का कमांड लिखा, उसमें हमने एक मैसेज लिखा माय फेवरेट गेम इज़, और इसके बाद हमने जो नेक्स्ट लाइन है उस पर भी इको का कमांड लिखा है और इसमें हमने कोटेशन मार्क्स के बगैर जो है वो फेब गेम का जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू को यूज़ किया। तो आप देखिए ऑलमोस्ट वही रूल हैं जो कि सी और सी प्लस प्लस में होता है कि आप कांस्टेंट्स डिफ़ाइन करते हैं और आप बाय नेम उसकी वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो वैल्यू है उसे आउटपुट दिखाने के लिए जो है इको का कमांड यूज़ किया। आप अगर इसकी आउटपुट देखेंगे तो आपके पास जो है स्क्रीन पे नज़र आएगा माय फेवरेट गेम इज़ क्रिकेट। तो आप देखेंगे जो PHP है वो वाइट स्पेसिस को रिमूव कर देती है। हमने एक लाइन जो है वहाँ पे मैसेज लिखा और अगली लाइन पे हमने जो है वो कांस्टेंट की वैल्यू को डिस्प्ले किया था। तो ये जो लाइन का ब्रेक है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा और हमें एक ही लाइन के ऊपर आउटपुट नज़र आएगी। कांस्टेंट्स के बाद हम देखते हैं कि वेरिएबल्स को हम PHP में कैसे यूज़ करते हैं। PHP में जब हम कोई वेरिएबल यूज़ करते हैं तो उसका नेम जो है वो मस्ट डॉलर साइन से स्टार्ट होता है। तो आप जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसका जो नेम है वो मतलब मस्ट है कि वो आप डॉलर सिंबल से स्टार्ट करें। डॉलर सिंबल के बाद जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो एक लेटर या अंडरस्कोर होना लाजमी है और जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स हैं वो लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर्स। तो आप कोई स्पेशल सिंबल जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, स्पेस आप नहीं यूज़ कर सकते वेरिएबल नेम्स डिक्लेयर करने के लिए। जो इंटरेस्टिंग फीचर है PHP में वेरिएबल्स का कि आपको लाजमी नहीं है कि आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें और उन्हें इनिशियलाइज करवाएं। तो C और C++ के अगेंस्ट आप देखें कि PHP में जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपने लाजमन जो है वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं करना। जहाँ पे आपको वेरिएबल चाहिए वहीं पे डॉलर सिंबल और वेरिएबल नेम लिखें और उस वेरिएबल को यूज़ करना शुरू कर दें। जो वेरिएबल नेम्स हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं और सबसे जो इंटरेस्टिंग फीचर है वो ये है कि जब आप वेरिएबल यूज़ करते हैं या डिक्लेयर करते हैं तो आपको वेरिएबल टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है। यानी जो PHP है वो लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। आप वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए ख़ुद से जो है उसकी टाइप नहीं बताते। आप एक वेरिएबल जो है लिखते हैं और उसे कोई वैल्यू असाइन करते हैं। तो आपने जिस टाइप की वैल्यू साइन की होगी वही टाइप जो है उस वेरिएबल की सेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने लिखा डॉलर नम इज़ इक्वल टू 5, तो अब आपने एक इंटीजर टाइप की वैल्यू साइन की है तो जो वेरिएबल नम है उसकी टाइप अब इंटीजर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप लिखते हैं डॉलर नम इज़ इक्वल टू कोटेशन मार्क्स के अंदर 5, तो अब आपने जो है वो एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू साइन की है। तो इस वजह से जो वेरिएबल नम है अब उसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। जो बेसिक डाटा टाइप्स हैं PHP जिन्हें सपोर्ट करती है वो फ्लोट, इंटीजर, बूलियन, स्ट्रिंग, रे और ऑब्जेक्ट्स। तो ये बेसिक जो है हमारे पास डाटा टाइप्स हैं जिन्हें हम PHP में यूज़ कर सकते हैं। आइए अब इस एग्जांपल में हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उस वेरिएबल की जो वैल्यू है उसे हम यूज़ करते हैं। आप देखेंगे बॉडी के टैग के बाद हमने PHP का एक ब्लॉग स्टार्ट किया है और इस की जो फर्स्ट लाइन है इसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है फेव प्लेयर
और इसे जो इनिशियल वैल्यू हमने असाइन की है वो वैल्यू असाइन की है कोटेशन मार्क्स के अंदर मोहम्मद यूसुफ। अब आप देखेंगे एक वेरिएबल जो है वो क्रिएट हुआ और उसे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू असाइन हुई है। हमने इस वेरिएबल को पहले डिक्लेयर नहीं किया था, हमने जस्ट उसे वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ किया और हमने कोई टाइप नहीं बताई। तो जिस टाइप की वैल्यू आपने असाइन की है वेरिएबल की वही टाइप हो जाएगी। इस लाइन के नीचे हमने जो है एक मैसेज दिखाया है स्क्रीन पे, जिसमें हमने कहा कि माय फेवरेट बैट्समैन इज़, और उसके बाद हमने इस इंस्ट्रक्शन को ख़त्म किया और नेक्स्ट लाइन के ऊपर हमने एक इंस्ट्रक्शन लिखी है इको डॉलर फेव प्लेयर और सेमीकोलन। तो अगेन आप देखेंगे हमने जब वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है तो हमने विदाउट जो है कोटेशन मार्क्स हमने वो वैल्यू डिस्प्ले की। अगर आप कोटेशन मार्क्स के अंदर भी लिखें इस डॉलर फेव प्लेयर को तो फिर भी ये वैल्यू जो है वो वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो जाती है, अनलेस कि आप कोई इसके करैक्टर यूज़ करें डॉलर सिंबल से पहले, तो फिर जो है वो डॉलर सिंबल जो है उसी तरह से डिस्प्ले होगा। अगर आप इसके आउटपुट देखें तो ब्राउज़र में आपको एक ही लाइन के ऊपर दोनों इको कमांड्स की आउटपुट नज़र आएगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो ब्राउज़र है वो वाइट स्पेसेस को या जो लाइन ब्रेक्स होते हैं उन्हें ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। अभी प्रीवियस एग्जांपल में हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना सीखा और उस वेरिएबल जो है उसे उसकी वैल्यू को हमने यूज़ किया। आपने देखा कि जब हम वेरिएबल कोई डिक्लेयर करते हैं तो हमें उसकी टाइप नहीं बतानी पड़ती, बल्कि जिस टाइप की हमने वैल्यू असाइन की वही उसकी टाइप बन जाती है। हमारे पास PHP में फंक्शंस हैं जिन्हें यूज़ करके हम किसी वेरिएबल की टाइप को गेट भी कर सकते हैं और उसकी टाइप को हम सेट भी कर सकते हैं। तो गेट टाइप फंक्शन जो है वो यूज़ होता है किसी वेरिएबल की टाइप को गेट करने के लिए। ये गेट टाइप का फंक्शन आपको रिटर्न करता है उस वेरिएबल की टाइप जिसे आपने एज ए पैरामीटर पास किया गेट टाइप को। इसी तरह से जो सेट टाइप का फंक्शन है वो किसी वेरिएबल की टाइप को सेट करने के लिए यूज़ होता है। हम जो पैरामीटर्स हैं उसमें पहले जो है वो वेरिएबल पास करते हैं जिसकी टाइप को हम सेट करना चाह रहे हैं, और जो सेकंड पैरामीटर है हमारे पास वो टाइप होती है जो टाइप हमने सेट करनी है। आप इस एग्जांपल में देखें कि बॉडी के टैग के नीचे हमने PHP का एक ब्लॉक स्टार्ट किया और जो फर्स्ट लाइन है PHP ब्लॉक में उसमें हमने एक जो है वेरिएबल डिक्लेयर किया है फेव नंबर के नाम से। इस जो नेक्स्ट लाइन है इस पे हमने इको गेट टाइप फेव नंबर, हमने गेट टाइप का फंक्शन यूज़ किया है, उसे फेव नंबर जो है वो हमने एज ए पैरामीटर पास किया और उसने हमें उसे हमने उस वेरिएबल की टाइप रिटर्न की, जिसे हमने इको के कमांड के थ्रू वेब सर्वर पे वेब ब्राउज़र पे हमने उसे डिस्प्ले कर दिया। इसके बाद हमने आप देखेंगे एक डॉट ऑपरेटर यूज़ किया है जो कि कंकेटिनेशन के लिए यूज़ होता है, और फिर हमने जो है ब्रेक लाइन का जो टैग है उसे यूज़ किया है ताकि जो बाकी क्या आउटपुट है वो हमें नेक्स्ट लाइन पे नज़र आए। आप इसमें देखेंगे जो डॉट ऑपरेटर है वो स्ट्रिंग को कंकेटिनेट करता है, और जब हम आउटपुट में यूज़ करते हैं तो जब हमने कुछ ब्लॉक्स लिखने हो जिन्हें हमने विदाउट कोटेशन मार्क्स यूज़ करना है और उसी आउटपुट लाइन जो कोड है उसमें कुछ ऐसे पार्ट हो जिसे कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना है, तो हम उन दोनों ब्लॉक्स को जो है वो डॉट ऑपरेटर के साथ कंकेटिनेट कर लेते हैं। इसके बाद आप देखेंगे हमने सेट टाइप का फंक्शन जो है वो यूज़ किया और हमने जो है उसी फेव नंबर का जो वेरिएबल था उसे हमने जो है वो स्ट्रिंग टाइप असाइन किए। इसके बाद हमने दोबारा से जो है उस फंक्शन की टाइप को गेट किया और उसे
जो है वेब ब्राउज़र पे हमने डिस्प्ले किए। तो आप आउटपुट देखें कि जब फर्स्ट टाइम हमने गेट टाइप का फंक्शन कॉल किया था तो उस टाइम पे इस वेरिएबल की जो टाइप थी वो इंटीजर थी, और जब दोबारा से हमने सेट करने के बाद टाइप हमने दोबारा से उस वेरिएबल की टाइप गेट की तो अब स्ट्रिंग है। तो इस तरह से आप देखें कि हमने किसी वेरिएबल की टाइप को अपनी मर्ज़ी की मुताबिक हमने सेट भी किया, और अकॉर्डिंगली जब हमें रिक्वायर्ड था तो हमने उस वेरिएबल की टाइप को गेट करके हम चेक कर सकते हैं कि ये जो आउटपुट है वो रिक्वायर्ड फॉर्मेट में है या नहीं है। अब PHP में हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं जिन्हें यूज़ करके हम किसी वेरिएबल की टाइप डिटरमिन कर सकते हैं। हमारे पास जो है ये बूलियन रिटर्न टाइप है इन फंक्शंस की, और इज़ अंडरस्कोर नेम कि हमें जो टाइप चेक करनी है इज़ कीवर्ड है अंडरस्कोर नेम के वो टाइप, और उसे हम जो है वेरिएबल पास करते हैं जिसकी टाइप को हमने चेक करना हो। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास इज़ अरे बेसिकली ये फंक्शन यूज़ होता है कि हमने चेक करना हो कि कोई वेरिएबल अरे टाइप का है या नहीं है। इसी तरह से इज़ बूल बूलियन टाइप को चेक करने के लिए, इज़ फ्लोट, इज़ इंटीजर और इज़ नल। तो ये बेसिक हमारे पास जो इज़ फंक्शन है हम इन्हें जो है पैरामीटर जो है वो पास करते हैं वेरिएबल, और ये चेक करते हैं कि वो जो स्पेसिफाइड टाइप है वो है या नहीं है। तो ये फंक्शंस भी हमें समटाइम्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र ने हमें जो एज प्रोवाइड की, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इंटीजर वैल्यू हमें जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो अब हम वैलिडेट करना चाह रहे हैं कि यूज़र ने वाकई ही इंटीजर फॉर्मेट में वो वैल्यू जो है वो हमें पास की है या नहीं। तो उसके लिए हम इस इंटीजर का फंक्शन कॉल करेंगे जो कि हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो इट मीन्स कि यूज़र ने जो है इंटीजर वैल्यू ही पास की है। इसी तरह से इस न्यूमेरिक और इस स्ट्रिंग के फंक्शंस भी हैं। स्ट्रिंग के फंक्शंस जो है वो स्ट्रिंग टाइप को चेक करने के लिए यूज़ होगा कि जो यूज़र ने इनपुट प्रोवाइड किया वो स्ट्रिंग टाइप की है या नहीं है। अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो हमने जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है फेव नंबर का, और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है फेव प्लेयर का। जो फर्स्ट वेरिएबल है वो हमारे पास जो है इंटीजर टाइप का है, और सेकंड वेरिएबल जो है हमारे पास वो स्ट्रिंग टाइप का है। इसके बाद आप देखेंगे हमने इस इंटीजर फेव नंबर को जो है इस इंटीजर से हमने चेक किया कि इसकी टाइप जो है वो इंटीजर है या नहीं है। ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, यानी हमें 1 रिटर्न करेगा। और इसी तरह से जो हमने एक लाइन का ब्रेक दिया और नेक्स्ट लाइन पे हमने चेक किया है कि जो सेकंड वेरिएबल था वो स्ट्रिंग टाइप का है या नहीं है। तो अगेन ये हमें जो 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि जो फेव प्लेयर था उसे हमने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू असाइन की थी। तो आप इसके आउटपुट देखें, 2 टाइम्स हमारे पास 1 डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से हमने जो है इस फंक्शंस को यूज़ करके वेरिएबल्स की टाइप को डिटरमिन किया, और अकॉर्डिंगली हम वैलिडेट कर सकते हैं यूज़र प्रोवाइडेड इनपुट को। लेक्चर के आखिर में हम आज के लेक्चर को समराइज़ करते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि अगर हम PHP को यूज़ करना चाह रहे हैं तो हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो इंस्टॉल होने चाहिए। तो इसमें हमने देखा कि हम वैम्प सर्वर जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं अपनी मशीन्स पे। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है अपाची वेब सर्वर, MySQL डेटाबेस और PHP जो लैंग्वेज है वो इंस्टॉल हो जाती हैं। वैम्प सर्वर को जब हम इंस्टॉल करते हैं ख़ास तौर पे विंडोज़ 7 पे, तो हमें कुछ इश्यूज़ नज़र आते हैं। हमने वो भी देखा कि एक फ़ाइल मिसिंग का इशू आता है, जिसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C+ डिस्ट्रीब्यूटेबल पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो वो इशू रिमूव हो जाता है, और उसके बाद हम जो है वैम्प सर्वर को इंस्टॉल करते हैं।
इसी तरह से जो स्काइप है उसे यूज़ करते हुए समटाइम्स कन्फ्लिक्ट आती हैं कि दोनों यानी वैम्प सर्वर और स्काइप जो है वो एक ही पोर्ट को यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे हमें कोई इश्यूज जो हैं वो आ सकते हैं कि प्रॉपरली काम ना करें। इसके बाद हमने जो है एक मॉडर्न एडिटर यानी वैम्प ड्रीमवीवर हमने उसे डिस्कस किया कि हम इस एक ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू नोटपैड जो हमने प्रीवियसली यूज़ कर रहे थे। इसके बाद हमने एक ओवरव्यू लिया PHP का कि PHP जो है वो फ्रीली अवेलेबल एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी है जिसे हम डायनेमिक वेब पेजेस यानी डेटाबेस बेस्ड वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये तमाम मेजर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं उन्हें जो है सपोर्ट करती है। इसके बाद हमने देखा कि हम PHP में कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करते हैं। कोई कांस्टेंट वैल्यू हमने डिक्लेयर करनी है तो हमारे पास PHP में जो है वो डिफाइन का एक फंक्शन होता है जिसे यूज़ करके हम कॉन्स्टेंट्स जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। इसी तरह से जो वेरिएबल्स हैं वो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग यूजेज है PHP में कि हमें जो है डॉलर सिंबल से वेरिएबल नेम जो है वो स्टार्ट करना है। हमें जो है वेरिएबल को डिक्लेयर करने की या उसे टाइप असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, और जो टाइप हम असाइन करेंगे वही उस टाइप के उस वेरिएबल की टाइप सेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो PHP जो लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है लेकिन वेरिएबल नेम्स जो हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड मज़ीद मटेरियल स्टडी करना चाहें तो ये दो बुक्स हैं जिन्हें हम बाकी लेक्चर्स में भी यूज़ करेंगे। इसमें एक बिगनिंग PHP 6 अपाची MySQL वेब डेवलपमेंट, तो ये रॉक्स पब्लिशर्स की बुक है। आप इस बुक का चैप्टर नंबर 2 जो कि PHP बेसिक्स पे है उसे स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह से जो सेकंड बुक है बिगनिंग PHP एंड MySQL और ए प्रेस पब्लिशर्स की ये बुक है, इसके चैप्टर नंबर 3 में आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड मटेरियल मिल सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद PHP के जो बेसिक कंस्ट्रक्ट्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।